वेलकम टू वसिस ट्यूटोरियल। वसिस ट्यूटोरियल में डार्क ए सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज एल्गोरिथम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम, नीड ऑफ एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम बस एल्गोरिथम। आज की सीरीज में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पे हम देखेंगे, ग्रोथ फंक्शन और उससे रिलेटेड हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें हम ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, ये नोटेशंस भी हम पढ़ेंगे। इस पे सबसे पहले आता है हमारा पहला टॉपिक जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम की भी बात करते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम को एनालाइज करना या किसी भी एल्गोरिथम को क्लासीफाई हम करने का सबसे जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है कि उसको हम किन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड हम एनालाइज कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो जो टाइम, जो अमाउंट ऑफ टाइम जो वो एल्गोरिथम रिक्वायर कर रहा है और जितना रिलेटिव अमाउंट ऑफ स्पेस वो रिक्वायर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ग्रोथ ऑफ टाइम स्पेस रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि हमने क्या इनपुट साइज दिया है और उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा ग्रोथ ऑफ टाइम स्पेस रिक्वायरमेंट आया है उस फंक्शन का। तो मैंने अभी ये कहा कि किसी भी एल्गोरिथम को जो हम क्लासीफाई करते हैं उन्हें हम दो चीज़ों के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कितना अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है और कितना उसे स्पेस की ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग हम उनका ग्रोथ ऑफ टाइम स्पेस रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इनपुट साइज का। अब इसी के अंदर मेरी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा आता है मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि मैंने कोई भी एक इनपुट दिया है, किसी भी साइज का मैंने एक इनपुट दिया है और मैं देख रही हूँ कि उसमें एक प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को मैंने इनपुट दिया है वो कितना टाइम ले रहा है रन होने में और कितना टाइम मेरे को रन होके आउटपुट देने में ले रहा है, उस चीज़ को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। सेम मेरा एन क्या है, इनपुट है, तो इसका जो फंक्शन है यानी कि एफ एन इज इक्वल्स टू टी, यानी कि जो रनिंग टाइम है वो कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को बताती है। सेकेंड चीज़ है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करना, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वो एल्गोरिथम कितना स्पेस ले रहा है अपने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिसके लिए हमने वो एल्गोरिथम बनाया है। पहले क्या होता था, पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें इस चीज़ को, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देता था, क्योंकि उस टाइम पे जो है कंप्यूटर में इतना स्पेस, स्टोरेज स्पेस नहीं होता था। तो इसलिए हमें जो एल्गोरिथम हम बनाते थे उसे डिवाइड कर देते थे, जितना एक्स्ट्रा स्पेस की उसे ज़रूरत पड़ती थी अपने काम को करने के लिए। तो some forms of analysis could be done based on how much space an algorithm needs to complete its task. This space complexity analysis was critical in the early days of computing when storage space on the computer was limited. When considering this, algorithms are divided into those that need extra space to do their work and those the work in place. अब हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी, अब उसी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन की बात देखी कि इनपुट साइज के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। तो मैंने दो टाइप के इनपुट फंक्शन लिए, एक मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है जो है 2 की पावर n, और एक मैंने लिया है फैक्टोरियल फंक्शन जो है n फैक्टोरियल। इसकी अलग अलग वैल्यू पे मैं देख रही हूँ कि एक्सपोनेंशियल में क्या चेंज आ रहा है और फैक्टोरियल में क्या चेंज आ रहा है। मैंने देखा जब मेरी n की वैल्यू 1 थी तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी 2 थी, फैक्टोरियल की 1 थी। n की वैल्यू 2 थी तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 4 थी, फैक्टोरियल की वैल्यू 2 थी। जब मेरी n की वैल्यू 3 थी, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मेरी 8 थी और फैक्टोरियल की 6 थी। लेकिन जैसे मेरी n की वैल्यू 4 हुई, एक्सपोनेंशियल 16 हो गया और फैक्टोरियल की वैल्यू 24 आ गई, यानी कि फैक्टोरियल का ग्रोथ रेट स्टार्ट हो गया जब n की वैल्यू 4 थी मेरी, और जब n की वैल्यू मेरी 5 थी तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मेरी 32 थी और फैक्टोरियल की वैल्यू मेरी 120 थी। मतलब कि n की वैल्यू के 4 से मेरा जो है n फैक्टोरियल वाला जो फंक्शन है उसने बढ़ना मेरा स्टार्ट कर दिया। मतलब n फैक्टोरियल का हायर ग्रोथ रेट है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, मतलब फैक्टोरियल का जो ग्रोथ रेट है वो हायर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कंपैरिजन में, लेकिन जहाँ पे n की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 4, उस केसेस में। अब इसी के बिहाफ पे मैंने अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग, अलग अलग ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी बताई है। सबसे पहले सबसे कम जो होती है ग्रोथ रेट होता है कांस्टेंट का, फिर एल्गोरिथम का, फिर पॉलिनोमियल का, एक्सपोनेंशियल का, देन फैक्टोरियल का जो ग्रोथ रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है।
इन्हीं सब ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रेट। जो n दिया है, जो 2 की पावर n दी है और n log ऑफ n दिया है, n फैक्टोरियल दिया है, n क्यूब, n की पावर 5, n स्क्वायर और 1। इसमें जो सबसे कम मेरा ग्रोथ रेट है वो है 1 का है, n का है। उसके बाद मेरे लॉगरिथम फंक्शन आते हैं जो n log n है। पॉलिनोमियल मेरे पास इन फंक्शंस में कोई भी पॉलिनोमियल गिवन नहीं है तो मैंने पॉलिनोमियल नहीं लिए हैं। तो फिर मेरा आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लिखेंगे लेकिन जिसकी डिग्री कम होगी वहां से स्टार्ट करेंगे। पहले n स्क्वायर, n क्यूब, n की पावर 5, देन लास्ट में मैंने लिखा है फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल। इसके बिहाफ में मैंने अपने सारे फंक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है। फिर मैं बात करती हूँ कि जितनी भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको मैंने 3 नोटेशन में बांटा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, वो 3 नोटेशंस हम देख रहे हैं, उनके फंक्शंस देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले मेरा आता है बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन में मैंने कहा कि मेरा fn और gn 2 फंक्शन है और बिगो नोटेशन में हम हमेशा लिखते हैं कि fn जो है शुड बी इक्वल्स टू बिग ऑफ gn। मतलब इसको हम रीड कर सकते हैं, रीड एज कि fn जो है बिग ऑफ है gn का बिगो है मेरा fn। अब ये कंडीशन तभी फुलफिल होती है जब fn शुड बी लेस देन इक्वल्स टू c ऑफ gn, जिसमें c मेरा आता है कांस्टेंट, जिसकी आगे हम वैल्यू न्यूमेरिकल से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि c क्या है, कैसे डिटरमाइन करते हैं। वी से दैट, अब हम इसमें कह सकते हैं कि से मुझे कटाक से भुवनेश्वर जाना है तो मुझे 1 घंटे का टाइम लगा है। जैसे मैंने ये ग्राफ दिया, ये मेरा fn यहाँ दे रखा है, ये मेरा gn दे रखा है। fn की वैल्यू gn से कम है लेकिन किस कांस्टेंट से कम है, वो मेरी c कांस्टेंट से कम है। उस चीज को हम बोलते हैं कि fn इज लेस देन इक्वल्स टू c ऑफ gn, कि अगर ये मेरी c वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीपल हो जाए तो ये fn के इक्वल आ जाएगा। इसलिए मैंने एक इक्वेशन बनाई कि fn जो है शुड बी लेस देन इक्वल्स टू c ऑफ gn, कि ये मेरा जो डिस्टेंस है वो मेरा c है और दिस इज gn, दिस इज fn। ये मेरी चीज बिगो को दिखा रहा है। सेकेंड जो मेरी नोटेशन आती है ओमेगा नोटेशन आती है, जो बिगो नोटेशन को हम सबसे वर्स्ट केस भी बोलते हैं। सेकेंड जो मेरा आता है ओमेगा नोटेशन आती है। ओमेगा नोटेशन लेट, मैंने कहा fn, ओमेगा नोटेशन को सबसे पहले हम बेस्ट केस भी बोलते हैं। और जो मेरा इसमें मैंने वही किया, मैंने 2 फंक्शन को लेट किए, fn और gn मेरे 2 फंक्शंस हैं जिसमें fn इज इक्वल्स टू है 5 ओमेगा ऑफ gn के इक्वल है मेरा जो मेरा फंक्शन है। और इसको मैं रीड कर सकती हूँ fn इज ओमेगा ऑफ gn को, मैं इसको ऐसे पढ़ के देख सकती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि मेरी जो fn की वैल्यू है ना, fn की वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी c ऑफ g ऑफ n के फंक्शन के। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये मेरा फंक्शन है fn, ये मेरा फंक्शन है gn, इसमें fn की वैल्यू मेरे को gn से ग्रेटर दिखाई दे रही है, लेकिन कितने कांस्टेंट से, c कांस्टेंट से, इसलिए मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो मैं कहती हूँ कि से मुझे कटक से भुवनेश्वर जाने में 30 मिनट लग रहे हैं, मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस लग रहा है। लेकिन जो मैंने बिगो नोटेशन में पढ़ा था उसमें मेरे को 1 घंटा लग रहा था कटक से भुवनेश्वर जाने में, जो कि सबसे वर्स्ट केस था। लेकिन सबसे कम टाइम मुझे किस में लग रहा है, ओमेगा नोटेशन में, जिसमें मुझे 30 मिनट लग रहे हैं कटक से भुवनेश्वर जाने में। तो सबसे अच्छा कौन सा है मेरे पास, ओमेगा नोटेशन है। फिर मेरी बात आती है थीटा नोटेशन की। थीटा नोटेशन में भी मैंने ऐसा ही कहा है, 2 फंक्शन में लेके चली हूँ, fn और gn मेरे 2 फंक्शन हैं, जिसपे मैंने कहा fn की जो वैल्यू इक्वल्स टू होगी थीटा ऑफ gn। मतलब कि इसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, fn इज थीटा ऑफ gn। ये जो मेरा केस आता है, ये मेरा केस आता है एवरेज केस के अंदर, इसलिए इसके अंदर जो है मेरी 2 वैल्यूज लाइक करती है, 2 वैल्यूज के बीच में मेरा जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसमें मेरे 2 कांस्टेंट आते हैं c1 और c2। अब हम कह सकते हैं कि मेरा जो कटक से लेके मेरे को भुवनेश्वर तक जाने में मेरे को 40 मिनट लग रहे हैं, मतलब मेरा एवरेज टाइम कितना है, 40 मिनट मेरा एवरेज टाइम है। ठीक है,
नेक्स्ट ये आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, बीच में आपको एक फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एन आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको जो दो फंक्शन जो सी एन के साथ दो कांस्टेंट दे रखे हैं, एक सी एन कि एफ एन जो है छोटा है जी ऑफ एन से किसी एक सी वन डिस्टेंस पे, लेकिन एक जी एन के साथ बड़ा भी है किसी एक C2 कांस्टेंट के साथ में। तो ये बीच का एक मेरे पास आ जाता है, एक एवरेज केस बन के आता है जिसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने देखा, बिग ओ नोटेशन देखा, ओमेगा नोटेशन देखा, थीटा नोटेशन देखा, उनके फंक्शंस देखे, उनके ग्राफ देखे। उन सब चीज़ों में मैंने देखा कि जो मेरा वर्स्ट केस होता है वो है मेरा बिग ओ नोटेशन, जिसमें मैंने देखा कि मेरे को कटक से भुवनेश्वर जाने में 1 घंटा लग रहा है, और सबसे जो मेरा बेस्ट केस आता है वो है ओमेगा नोटेशन आता है, जिसमें मेरे को सिर्फ कटक से भुवनेश्वर जाने में 30 मिनट लगा, और सबसे जो एवरेज केस आया मेरा थीटा फंक्शन में आया, थीटा नोटेशन में आया, जिसमें मैंने देखा कि मुझे 40 मिनट लगते हैं कटक से भुवनेश्वर जाने में, यानी कि मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगा है बिग ओ नोटेशन में। तो मैं सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेफर करूँगी, जो बेस्ट होगा, जिसमें कम टाइम लग रहा है, यानी कि 30 मिनट्स वाला। अब इसमें बेस कुछ न्यूमेरिकल के लिए कुछ टर्म्स हम देखते हैं। बिग ओ को हम वर्स्ट केस भी बोलते हैं, अपर बाउंड भी बोलते हैं, ओमेगा को हम बेस्ट केस भी बोलते हैं, लोअर बाउंड भी बोलते हैं, थीटा को हम एवरेज केस और टाइट बाउंड भी बोलते हैं। अब आपने 3 चीज़ों का ध्यान देना है। 3 चीज़ें मेरी क्या है, एक तो ये है जो मेरा लोअर बाउंड है, ये जो मेरा पहली चीज़ है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होगा, जो मेरा फंक्शन होगा ना उसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है वो मेरा लोअर बाउंड होगा, और टाइट बाउंड भी मेरा हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी, और जो मेरा अपर बाउंड होगा वो मेरी जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है ना उसमें एक ऐड मैं कर दूंगी, उसके बाद जो आएगा वो मेरा अपर बाउंड होगा। जैसे मैंने बोला 5n+3, अब ये 5n+3 है, ठीक है। इसमें मेरी सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, 5n है। ये 5n वाली टर्म मैं लिख लूंगी 5n, ये मैंने किसके लिए लिख ली, लोअर बाउंड के लिए लिख ली। मेरी टाइट बाउंड के लिए भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो टाइट बाउंड के लिए भी मैंने हाईएस्ट डिग्री टर्म लिख ली है, टाइट बाउंड के लिए भी मैंने लिख ली। फिर मैंने लिखा कि जो मेरी अपर बाउंड वाली चीज़ है उसमें मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट क्या है मेरा 5 है, उसमें +1 करना है, +1 करा, और फिर वो हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल को लिख दिए n, यानी कि 6n मेरी क्या आ गई, अपर बाउंड आ गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने अपनी फाइंड कर ली है। आप फंक्शन देखो, आपका gn क्या होगा, जो मेरी हाईएस्ट डिग्री है ना उसका जो वेरिएबल है वो आपका gn आएगा, ठीक है। अब इस केस के लिए मेरा लोअर बाउंड क्या है, इस फंक्शन के लिए मेरा 5n लोअर बाउंड है, टाइट बाउंड भी 5n है, अपर बाउंड भी 6n है, जो मैंने ऑलरेडी निकाल के दिखा दी है। अब आपको पता है, अभी आपने इक्वेशन पढ़ी कि बिग ओ के लिए इक्वेशन आपने क्या पढ़ी कि Fn शुड बी लेस देन इक्वल्स टू C ऑफ Gn। अब इसमें आपने सबसे पहले तो क्या करना है, जब भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा हो फाइंड अपर बाउंड, टाइट बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ 5n+3, आपने कंसीडर करना है जो फंक्शन दे रखा है उसको Fn आपने मानना है, Fn इज इक्वल्स टू 5n+3, इसको आपने ये मानना है। और gn मैंने आपको बता ही दिया, gn मेरा n होता है, जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है उसका वेरिएबल आपके पास आ जाता है। इसको मैंने लिखा, fn की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, c की वैल्यू अभी मैंने नहीं जिक्र की, gn की वैल्यू मैंने n निकाली थी वो मैंने डाल दी। अब देखो c की वैल्यू कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, c को मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे, c बिग ओ की बात हो रही है, तो बिग ओ में मेरा क्या है, वर्स्ट केस और अपर बाउंड। अपर बाउंड था मेरा बिग ओ के केस में, तो अपर बाउंड में देखो, इसमें अपर बाउंड कहाँ है मेरा, ये रहा अपर बाउंड। इसमें क्या कांस्टेंट है, 6 है मेरा कांस्टेंट n का, ये कांस्टेंट मेरा इधर आ जाएगा 6, ये मेरा आ गया, मतलब c की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करनी है, रेंज फाइंड करनी है। n की वैल्यू मैंने 1 डाली, 5 × 1 + 6, तो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, इसी में डाली, इसी इक्वेशन में मैंने वैल्यू डाली, तो मेरे ये 8 आया, लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन फॉल्स होगी। n की वैल्यू 2 डाली, तो मेरा 13 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, तो भी कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, ठीक है। फिर मैंने n की वैल्यू को मैंने 3 डाला, और फिर मैंने देखा 18 इज लेस देन इक्वल्स टू 18, मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर इसको मैंने फॉर्म में लिखना है, जो मेरी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन की मेरी इक्वेशन ये थी ना, Fn इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ G ऑफ n, तो इसमें मैंने Fn की वैल्यू डाली 5n+3, बिग O मैंने यहाँ पे लिख दिया, और Gn की जगह मेरा फंक्शन क्या था, n था। और उन सारी वैल्यूज के लिए जहाँ तक
आपने ये n की वैल्यू तब तक कैलकुलेट करनी है फंक्शन की वैल्यू जब तक ये ट्रू नहीं आ जाती। मेरी n इक्वल्स टू 3 पे ट्रू आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और मेरे को कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, सेकेंड ऐसे ही मैंने ओमेगा के लिए मैं निकाल रही हूँ। ओमेगा नोटेशन के लिए भी मैंने इक्वेशन देखी थी कि fn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी जी ऑफ एन था मेरा। तो मैंने यहाँ पे पहले fn की वैल्यू डाली है 5n प्लस 3 जो मेरे को ऑलरेडी पता है, c की वैल्यू मैंने लिखी है, और यहाँ पे फंक्शन मैंने ऊपर से लिख लिया है जो मैंने पहले मैं बता चुकी हूँ जो n है। अब आप देखो ओमेगा के लिए मैंने क्या बताया था, ओमेगा नोटेशन के लिए मैंने क्या बताया था, उसके लिए मेरा कौन सा केस आता था, लोअर केस आता था। मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी, 5 मैंने वैल्यू डाल दी जैसे मैंने उसमें से निकाला था। ठीक है, ठीक है, मैंने 5n और 5n लोअर बाउंड के लिए मैंने 5n निकाला था, टाइट बाउंड के लिए भी मैंने निकाला था, 6n मैंने निकाला था, अपर बाउंड के लिए निकाला था। तो मैंने ये लोअर बाउंड के लिए मैंने वैल्यू इसकी रख दी ना, लोअर बाउंड के लिए ओमेगा में डलती है वैल्यू, तो मैंने इसकी जो वेरिएबल इसका जो कोफिशिएंट होता है लोअर बाउंड वाले का वो मैंने c की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब मुझे ऐसे इसकी रेंज फाइंड करनी है, n की वैल्यू मैंने 1 डाली तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यहीं से ट्रू आ गया, तो मुझे उसे उस फॉर्म में लिखना है, यही fn इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ g ऑफ n। fn की वैल्यू मैंने डाल दी 5n प्लस 3, ओमेगा की वैल्यू डाली और अपने g ऑफ n वाले फंक्शन की वैल्यू डाल दी, लेकिन ये वैल्यू कहाँ पे ट्रू हो रही है, जहाँ से n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और c की वैल्यू 5 है मेरी। ऐसे थीटा केस जिसको हम एवरेज केस भी बोलते हैं, उसकी मैंने नॉर्मल फॉर्म जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी मैंने वो लिखी, c1 g ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू fn लेस देन इक्वल्स टू c2 g ऑफ n। इसमें क्या होता है, अब देखो ये जो लोअर बाउंड है ना, ये जो टाइट बाउंड वाली वैल्यू है, ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड इन दोनों की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं c1 और c2 की वैल्यू लेती हूँ। जो c1 होता है वो मेरी लोअर बाउंड वाली वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं 5, और जो c2 होता है वो मेरी अपर बाउंड वाली वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं 6। ये वैल्यूज होती है। मैंने यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है, c1 की वैल्यू को 5 डाल दिया, g ऑफ n मेरा n है, fn की वैल्यू मेरी 5n प्लस 1 है, c2 की वैल्यू मेरी 6 है, जो अपर बाउंड की वैल्यू होती है, g ऑफ n की वैल्यू मेरी n है। ऐसे मैंने इसमें n की वैल्यू 1 डाल के देखी तो मेरी कंडीशन फॉल्स हुई, n की वैल्यू 2 डाल के देखी तो मेरी कंडीशन फॉल्स हुई, n की वैल्यू 3 डाल के देखी तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। मैंने फिर इसे एक सिंटैक्टिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश की थी, fn इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ g ऑफ n। fn की वैल्यू मेरी क्या थी, 5n प्लस 1, थीटा मैंने लिख दिया, और मेरा फंक्शन g ऑफ n क्या है, मेरी उसकी वैल्यू n है। वो सारी वैल्यू जहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल्स टू है 3 के, और जहाँ पे c1 मेरा 5 है और c2 मेरा 6 है। आज हमने यही देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्सन पे वीडियो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वसिस ट्यूटोरियल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के भी अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच।